विद्यार्थियों, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की पिछली कक्षा में हमने पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ चर्चा की थी कि 30% पाठ्यक्रम जो कम किया गया है उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। उसी के अंतर्गत हम लोग जो अध्याय विद्युत धारा पढ़ रहे थे, अब उस पाठ्यक्रम के अनुसार आज हमें अध्याय 3 विद्युत धारा के विद्युत धारा के भाग 4 में आज जिन बिंदुओं पर चर्चा करनी है, जिन टॉपिक्स को पढ़ना है, आइए हम पहले उसको देख लेते हैं। आज हमें विद्युत धारा के अध्याय में विद्युत सेल, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का संयोजन, इन बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है। इससे पहले हम लोग विद्युत धारा के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। विभवांतर, धारा, क्या संबंध होता है प्रतिरोध में, यह सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं और आप इसको नोट कर लिए होंगे और हम उसका उपयोग यहाँ पर करेंगे, तो यह मानकर कि आपको इसकी जानकारी है। आइए हम लोग सबसे पहले प्रारंभ करते हैं अपने पाठ को। यह 3 चीज़ें हमें पहले समझनी है: विद्युत सेल, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध। इसको समझने के लिए, उपरोक्त बिंदुओं को समझने के लिए हम यहाँ एक उदाहरण लेंगे जो यांत्रिकी से संबंधित एक उदाहरण है। इसको लेकर हम प्रारंभ करेंगे। चित्र में यहाँ पर आपको एक नीचे पात्र है, उस पात्र में कोई द्रव भरा हुआ है, मान लीजिए जल। अब इस द्रव को यदि हमें Q बिंदु से P बिंदु पर ले जाना है तो हमें एक पंप की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बिंदु P पर यदि जल है तो वह स्वतः बिंदु Q पर आ जाएगा, क्योंकि बिंदु P और बिंदु Q में h ऊंचाई का अंतर है। जो जल अधिक ऊंचाई पर है वह स्वतः नीचे वाले एल्टीट्यूड पर, नीचे की ऊंचाई पर स्वयं से चला जाता है। यह आप जानते होंगे, समझते होंगे। अर्थात जल के प्रवाह की दिशा क्या निर्धारित करता है कि कौन सा जल अधिक ऊंचाई पर है। वह नीची ऊंचाई पर, नीचे एल्टीट्यूड पर एक किसी रेफरेंस पॉइंट से वह जल स्वतः नीचे आता है। लेकिन नीचे से ऊपर ले जाने के लिए हमें किसी स्रोत की ज़रूरत पड़ती है, किसी सोर्स की ज़रूरत पड़ती है जो यह कार्य करे कि उसको नीचे की सतह से फिर ऊपर के एल्टीट्यूड पर ले जाए। इसके लिए यहाँ पर एक पंप लगा हुआ है। अब यदि इस धारा का प्रवाह हमें निरंतर बनाए रखना है तो यह पंप इस पात्र से पानी उठाता है, P बिंदु पर जाता है, फिर वह स्वतः नीचे Q पर आता है, फिर यह पंप उठाता है, फिर P पर जाता है और फिर यह Q पर नीचे आता है। इस तरह इस जल का जो प्रवाह है वह इस तरह से निरंतर बना रहेगा जब तक कि यह पंप कार्य करता रहे। इस जल के प्रवाह को निरंतर, इस द्रव के प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए हमें इस पंप की ज़रूरत पड़ी है। इसको हम स्रोत कहते हैं और यही कार्य करता है जिसके कारण यह प्रवाह निरंतर बना रहता है। ठीक इसी प्रकार जब चालक में आवेश का प्रवाह होता है तो वह उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। लेकिन इस प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए हमें नीचे वाले विभव से आवेश को उठाकर फिर उच्च विभव पर रखना पड़ता है, जिससे यह विभवांतर निरंतर बना रहे और आवेश की प्रवाह लगातार होती रहे। तो किसी भी चालक में आवेश की प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए हमें इसी प्रकार के एक स्रोत की ज़रूरत होती है और यह स्रोत होता है आपका कोई सेल, कोई बैटरी, जो कि हम परिपथ में लगाते हैं
तभी आपकी धारा प्रवाहित होती है। जो काम यहाँ ये वाटर का पंप कर रहा है, वही काम विद्युत परिपथ में धारा को लगातार बनाए रखने के लिए एक सेल या बैटरी करती है, और इसी स्रोत को हम विद्युत सेल कहते हैं। यह बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम यह विद्युत सेल कैसे कार्य करता है, विद्युत सेल की संरचना में हमें बहुत डिटेल नहीं जाना है, बट यह कैसे कार्य करता है, किस तरह से प्रवाह की दर को बनाए रखता है, उसको समझते हैं। देखिए यहाँ एक चित्र में विद्युत सेल दिया हुआ है। इस विद्युत सेल में आपके दो इलेक्ट्रोड हैं, पी और एन। ये धातु की इलेक्ट्रोड होती हैं। नीचे के पात्र में एक विद्युत अपघट्य भरा हुआ है। इस विद्युत अपघट्य में जब हम इसको बनाते हैं तो इसमें आयंस टूटते हैं, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि यदि हम किसी भी सॉल्ट को लें और उसमें जल डाल दें तो वो अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। यह विद्युत अपघट्य जो इसमें लिया गया है, इस विद्युत अपघट्य में दो धातु के इलेक्ट्रोड, एक पी और एक एन, ये धातु के इलेक्ट्रोड इसमें डुबाई जाती है। जब ये धातु के इलेक्ट्रोड इसमें डुबाई जाती है तो इस धातु के इलेक्ट्रोड के डुबाने पर जो इसमें आयन होते हैं वह आयन प्रवाहित होना शुरू हो जाते हैं, और जब ये आयन प्रवाहित होना शुरू होते हैं तो एक इलेक्ट्रोड की तरफ धन आयन और दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ ऋण आयन चले जाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रोड के निकट एक बिंदु ए पर और एन इलेक्ट्रोड के निकट बिंदु बी पर ए पर धनात्मक आवेश और बी पर ऋणात्मक आवेश एकत्रित हो जाता है। बिंदु ए पर धनात्मक आवेश एकत्रित होने से इलेक्ट्रोड पी धनात्मक हो जाता है, जबकि इलेक्ट्रोड एन ऋणात्मक हो जाता है, और पी और एन के बीच एक विभवांतर बन जाता है, और यह विभवांतर एक बाह्य परिपथ आर में धारा को प्रवाहित कराता है। यह धारा इसमें सी से डी की ओर प्रवाहित होती है, और फिर विद्युत अपघट्य में यह धारा ए से बी की ओर प्रवाहित होती है। यानी कि आवेश सी से डी की ओर प्रवाहित होता है, धन आवेश। वैसे तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं इसमें, लेकिन हम जो कन्वेंशनली कहते हैं विद्युत धारा की दिशा, वह सी से डी की ओर कहते हैं। सी का विभव उच्च है और डी का विभव निम्न है, क्योंकि पी पॉजिटिव है एन नेगेटिव है, तो इसके कारण इन दोनों सी और डी के बीच एक विभवांतर बना हुआ है, और यह सेल में जब आयन चल के इधर जाते हैं तो इस विभवांतर को निरंतर बनाए रखते हैं, और जिसके कारण इसमें एक धारा कंटिन्यूअसली बहती रहती है जब तक कि यह सेल कार्य करता रहे। अब इस सेल के पी बिंदु पर विभव पॉजिटिव है, यानी कि V प्लस है पी बिंदु पर, और एन बिंदु पर जो विभव है वो V माइनस है। यदि इन दोनों के बीच का विभवांतर निकाला जाए तो V बराबर V प्लस माइनस माइनस V माइनस, क्योंकि n का विभव ऋणात्मक है इसलिए माइनस लिया गया है। कुल विभव आपका हो जाएगा V प्लस प्लस V माइनस, और यह क्योंकि योग है तो यह एक धनात्मक मान है, इसलिए यह ग्रेटर देन 0 होगा। यानी कि P और N के बीच जो विभवांतर होगा वह V प्लस प्लस V माइनस, यह मान सदैव एक धनात्मक मान होगा। यानी कि P और N के बीच में एक विभवांतर बन जाता है जैसे ही सेल में विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोड को डालते हैं वैसे ही, और P और N के बीच में जो विभवांतर बनता है वह V प्लस प्लस V माइनस के बराबर होता है। यहाँ पर यह प्लस इसलिए हो गया क्योंकि ये ऋणात्मक है। अब यह मान सदैव ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि कुछ न कुछ विभवांतर P और N के बीच में अवश्य होगा ही होगा जैसे ही हम विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोड को डालते हैं, और यह विभवांतर ही धारा के लिए उत्तरदायी होता है। इस तरह से यह सेल स्रोत का काम करता है। अब इस विद्युत सेल के विद्युत वाहक बल का अर्थ क्या है ये समझते हैं। अब देखिए विद्युत वाहक बल,
जब परिपथ से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, यदि हमारे कैपिटल आर का मान बाह्य परिपथ में कैपिटल आर प्रतिरोध लगा है, यदि इसका मान अनंत है तो इसका मान अनंत होने पर बाह्य परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगी। जब बाह्य परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगी तो सेल के अंदर भी धारा नहीं बहेगी, और सेल के अंदर धारा नहीं बहेगी तो वहाँ पर ए और बी बिंदु के बीच कोई भी विभवांतर नहीं होगा। तो जो पी और एन के बीच कुल विभवांतर है वी प्लस प्लस वी माइनस, वही विभवांतर उसका कुल विभवांतर हो जाएगा। यानी कि जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो हमारा सेल के अंदर भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, और सेल के अंदर विभव का कोई ड्रॉप नहीं होता है, कोई खर्च नहीं होता है। तो जो एक्चुअली इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर उस समय रहता है वह एक तरीके से अधिकतम विभवांतर रहता है जो होना चाहिए। यानी कि जब सेल से हम कोई धारा नहीं लेते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उस समय जो विभवांतर है वही उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे हम स्मॉल ई से निर्दिष्ट करते हैं, जो चिन्ह बना हुआ है, और इससे पता चलता है कि विद्युत वाहक बल एक विभवांतर है, जबकि इसके नाम में विद्युत वाहक बल आ रहा है, लेकिन यह कोई बल नहीं है। यह नाम बहुत पहले समय में दे दिया गया था, जब विद्युत वाहक बल का उचित कंसेप्ट हम नहीं जानते थे। हम तब यह समझते थे कि यह किसी फोर्स के नाते इसको प्रवाह कराया जा रहा है, इसलिए उसका नाम विद्युत वाहक बल दिया गया है। फोर्सफुली इस चार्ज को ये फ्लो कराता है। बट विद्युत वाहक बल एक विभवांतर है, और इस विभवांतर का अर्थ, जब हम जानते हैं कि विभवांतर का अर्थ क्या होता है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वही विभवांतर होता है। तो विद्युत वाहक बल को इस तरह भी परिभाषित किया जा सकता है कि विद्युत वाहक बल परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित कराने के लिए जितना कार्य करता है वही कार्य उसका विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसकी इकाई वही होती है जो विभवांतर की इकाई है, यानी कि वोल्ट। विद्युत वाहक बल को ही वोल्ट में ही नापा जाता है। जैसे आमतौर पर आपको इस सेल या बैटरी लेते हैं तो उसकी वोल्ट बता के लेते हैं, 1.5 वोल्ट उस पर लिखा होता है। कोई सेल लेते हैं तो आपकी बैटरी है 12 वोल्ट की है, 6 वोल्ट की है, इस तरह से उसका वो जो वोल्ट बताया जाता है वही उसका विद्युत वाहक बल होता है। अब हम आंतरिक प्रतिरोध की बात करते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध क्या है। यह 3 चीज़ें हमें समझनी थी। अभी हमने कहा कि जब परिपथ में धारा प्रवाहित न हो, यानी कि सेल से हम धारा न प्रवाहित करा रहे हो, तो इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर होता है उस समय वही विद्युत वाहक बल होता है। अब जब परिपथ में धारा बहती है तब क्या होता है? जब परिपथ में धारा बहेगी तो बाह्य परिपथ से तो बहेगी ही, उसके विद्युत अपघट से होकर भी धारा प्रवाहित होगी। दिशा का अंतर होगा बस, वहाँ पर धारा सी से डी की ओर, इधर बी से ए की ओर, विपरीत दिशा में। अब जो सेल हम लेते हैं उस सेल का एक परिमित प्रतिरोध होता है जिसको आर से निरूपित किया जाता है, क्योंकि निश्चित रूप से जब विद्युत अपघट्य में धारा बहेगी, आयनों का प्रवाह होगा, तो उनके लिए कोई ना कोई प्रतिरोध वहाँ होता है, एक निश्चित परिमित प्रतिरोध होता है, कुछ भी हो वो। यह परिमित प्रतिरोध जो विद्युत अपघट्य लगाता है अपने से धारा को बहने में, इसी को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो सेल में जब धारा बहती है तो उस पर एक प्रतिरोध लगता है, वह प्रतिरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। ये सेल के अपने कुछ कारकों पर निर्भर करता है। विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करेगा, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करेगा, इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, उसके बीच की दूरी पर निर्भर करेगा, इन कारकों पर निर्भर करता है। लेकिन आंतरिक प्रतिरोध कुछ न कुछ सेल का एक परिमित प्रतिरोध होता है, इसको हम आर से निरूपित करते हैं। अब हम पहले ऐसी स्थिति विचार करते हैं जब बाह्य प्रतिरोध आर अनंत है, यानी कि जब हम धारा प्रवाहित उसमें नहीं हो रही है। उस स्थिति में I बराबर V बटा आर इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि बाह्य परिपथ जो कैपिटल आर प्रतिरोध है बाह्य परिपथ का, उसमें धारा I बराबर 0 है। यहाँ जो V लिखे हैं, V जो है वो P और N के बीच का विभवांतर है, जो हम सेल के इलेक्ट्रोड लगाए हैं उस
परिपथ पर जो P और N के बीच विभवांतर होगा वह V है। तो यहाँ पर V P तथा N के बीच का विभवांतर है। जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो इस V का मान इसके विद्युत वाहक बल E के बराबर होगा, क्योंकि धारा के प्रवाहित न होने पर जितना विभवांतर उसमें इलेक्ट्रोडों के बीच है वही विभवांतर वहाँ पर परिपथ पर लगा हुआ है। धारा प्रवाहित न होने से कोई विभवांतर में ड्रॉप नहीं आता है। उस स्थिति में V इज इक्वल टू ई होता है। अब दूसरी परिस्थिति की बात करते हैं कि जब हम परिपथ में धारा प्रवाहित कराते हैं। अब हम मान लेते हैं कि इसका प्रतिरोध R परिमित प्रतिरोध है, कोई अनंत नहीं है, परिमित है। परिमित मतलब कोई निश्चित मान है इस प्रतिरोध का। तो यदि इसका प्रतिरोध R कोई परिमित प्रतिरोध है तो अब परिपथ में धारा बहेगी। जब परिपथ में धारा बहेगी तो परिपथ से धारा प्रवाहित होकर आएगी तो विद्युत अपघट्य से भी धारा प्रवाहित होगी, और विद्युत अपघट्य से धारा प्रवाहित होने पर वहाँ पर एक विभवांतर IR होगा, क्योंकि I धारा प्रवाहित हो रही है और R आंतरिक प्रतिरोध है। तो इस स्थिति में जो P और N के बीच विभवांतर मिलेगा V, उसका मान क्या हो जाएगा E माइनस IR। इसको और आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए फिर से मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, P और N के बीच विभवांतर है, इस P और N के बीच जब धारा नहीं बहती है तो A और B दोनों समान विभव होते हैं और P और N के बीच जो विभवांतर है वो रहता है। लेकिन जब धारा बहती है तो यहाँ पर B और A के बीच में जब धारा बह रही है तो यहाँ पर एक विभवांतर होगा V बराबर IR, क्योंकि R इसका प्रतिरोध है और I धारा है। क्योंकि इसकी दिशा B से A की ओर है, इधर दिशा C से D की ओर है, इसलिए यह ऋणात्मक होगा। और यह ऋणात्मक होगा तो P और N के बीच जो विभवांतर है उसमें से यह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, घट जाएगा इतना विभवांतर। तो जब धारा बह रही होगी तो यहाँ पर जो विभवांतर V होगा वह E में से माइनस IR जब करेंगे तो वह कुल विभवांतर हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। और इसी विभवांतर को हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि सिरों के बीच विभवांतर भी कहते हैं। अब देखिए हम अपने एक्सप्रेशन पे आते हैं। यहाँ पर V इज इक्वल टू ई माइनस IR। बात आपको समझ में आ गई होगी। यह V जो है वह टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सिरों के बीच विभवांतर होता है, E विद्युत वाहक बल होता है, I धारा है और R आंतरिक प्रतिरोध है। तो एक तरीके से यह जो संबंध है वो V, E और R के बीच एक संबंध है। अब V जो विभवांतर है वो बाह्य परिपथ R के बीच का विभवांतर है। तो ओम के नियम से लिखे तो V बराबर IR लिख सकते हैं। V बराबर IR उपरोक्त समीकरण में रख दें तो IR बराबर E माइनस IR। तो E बराबर हो जाएगा IR प्लस IR, इसको इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ से I कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा I बराबर E अपॉन R प्लस R। अर्थात I का मान विद्युत वाहक बल बटा बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, दोनों प्रतिरोध के योग के निष्पत्ति के बराबर होता है। जबकि ओम के नियम से I बराबर V अपॉन R होता है। यानी कि यदि हम यहाँ पर सिरों के बीच विभवांतर ले रहे हैं तो केवल यहाँ बाह्य प्रतिरोध लेंगे, लेकिन यदि विद्युत वाहक बल ले रहे हैं तो बाह्य प्लस आंतरिक दोनों प्रतिरोध लेंगे। यह हमारे 3 कंसेप्ट होते हैं। किसी भी परिपथ में धारा को प्रवाहित करने के लिए एक सेल की आवश्यकता होती है। जब तक सेल नहीं लगाएंगे तो कंटिन्यूअस करंट नहीं मिलेगी। उस सेल का अपना एक विद्युत वाहक बल होता है, सेल का एक आंतरिक प्रतिरोध होता है। जब सेल लगाई जाती है और उससे धारा मिलती है तो जो वो विभवांतर देता है वह विभवांतर सिरों के बीच विभवांतर होता है। सिरों के बीच प्राप्त होने वाला विभवांतर और विद्युत वाहक बल में थोड़ा अंतर होता है, वह विद्युत वाहक बल से कुछ कम हो जाता है। उसका कारण है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण कुछ कार्य वहाँ भी होता है, शेष बचा हुआ कार्य बाह्य परिपथ में होता है। और यह इन तीनों के बीच का अंतर संबंध है। यह बेसिक कंसेप्ट आपका होता है। अब यहाँ पर आज के टॉपिक में सेलों का संयोजन है, जिसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे
क्योंकि सेलों के संयोजन में 3 तरीके से हम संयोजन करते हैं, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में और मिश्रित क्रम में। उन तीनों तरह के संयोजनों को हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आप लोग नोट्स कॉपी में नोट्स को लिख लीजिएगा और एनसीईआरटी की बुक से विषय को फिर एक बार अपने से पढ़कर समझिएगा। धन्यवाद।